अगर आप सी टेट, एच टेट या किसी भी टेट की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 और हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर को नहीं देखा है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, तो प्ले लिस्ट से जाके इस वीडियो को देखेंगे। उसमें हमने ज्योग्राफी के चैप्टर को भी चैप्टर नंबर 5 तक करवा दिया, उसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए समय को न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे आपके फ्रेंड भी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को सही प्रकार से कर सके। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्रकार के एनसीईआरटी की बुक को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम क्या है एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा सभी चैप्टर क्या है, एक कहानी के माध्यम से शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्लास 6 से एनसीईआरटी बुक और हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 है, आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा की कहानी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा की कहानी। चलिए देखते हैं क्या है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे उनको क्या अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये आधुनिक पाकिस्तान में, इसको भी आप देखेंगे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह क्या है नष्ट हो गई, यानी बर्बाद हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। यानी सबसे पहले इस इमारत की खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा का नाम दिया गया है, ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। इसको भी आप जानेंगे। चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अब इन नगरों की विशेषता क्या है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। देखना यहाँ पर क्या है, पश्चिमी हिस्सा जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, ठीक है, और पूर्वी हिस्सा जो बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। अब यहाँ पर क्या है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को क्या है, निचला नगर कहा। देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पक्की थी, यानी इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हज़ारों साल बाद भी आज क्या उनकी दीवारें खड़ी है, यानी इसमें मजबूती थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत
रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए, ठीक है, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। यानी कि आपको ये सारी चीज़ कहाँ से, हड़प्पा से पाए गए हैं। ठीक है, ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार। चलिए यहाँ पर ये चित्र को आप देखेंगे, चित्र को देख लीजिए सही प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, ये चित्र आपका, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। देखिए पेपर में क्या पूछता है कि जो मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार पाया गया था उसमें रिसाव को रोकने के लिए क्या लगाया गया था, तो यहाँ पर प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो ये भी आप नोट करते चलिए। ठीक है, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ठीक है, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। ठीक है, अब देखिए कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अब अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा और लोथल दोनों में मिले हैं। ठीक है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, तो ये आप चित्र आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सब चीज़ दिखाया जा रहा है कि ये देखिए आपका मोहनजोदड़ो यहाँ पर आपका है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए आपको क्या है, महान स्नानागार दिखाया जा रहा है मोहनजोदड़ो का। अब यहाँ पर देखेंगे भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि हड़प्पा के नगरों में जो है ईंटों की चिनाई किस प्रकार से होती थी। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। यानी आप सोच रहे हैं कि उस टाइम के लोगों को यानी ऐसी सड़कें बनाते थे कि किसी को समस्या ना हो, गलियां चौड़ी होती थी। ठीक है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी कहीं पर रुके ना, आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था। ठीक है, जो बाद में एक बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर। अब नगरीय जीवन, यानी कि हड़प्पा के नगरों के जो रहने वाले लोग हैं उनके नगरों का जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती क्या है चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। तो लिपिक क्या होते थे, जो लिखते थे, लिखने का काम करते थे, उनको लिपिक कहते थे। ठीक है, शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी लाते थे। यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब घूमने के लिए जाते थे
तो वहाँ से क्या अपने साथ कुछ क्या है, वहाँ की जो रीति रिवाज है, वहाँ की जो कहानियाँ हैं, किस्से है, सब वो लाते थे अपने यात्रा के दौरान। ठीक है, एक स्थान से वस्तुओं को ले जाकर दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि बताया ये ऊपर क्या मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है, और ये देखिए एक कुआं है। ठीक है, अब ये बाई और क्या है, हड़प्पा की एक मुहर है। ये देखिए हड़प्पा की मुहरें हैं। ठीक है, और इस मुहर के ऊपर चिन्ह के एक खास लिपि है। देखो ये लिपि लिखी हुई है। ठीक है, और उदाहरण के विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक क्या है, इसका पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। ये दाईं ओर क्या है, पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, यानी जो भी चीज़ें पाई गई वहाँ पर अधिकतर क्या है, पत्थर से, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से धातुएं बनाई गई थी। ठीक है, अब तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या है, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्या, एक बाट है, पत्थर के बाट। ठीक है, अब क्या है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि इन बाटों को बनाया गया था, इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। देखो इन बाटों को एक चर्ट नाम का पत्थर होता था, इनसे बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए भी बनाया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब आप देखेंगे क्या है, मध्य में बाएं कोने पे क्या, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मणके बनाए गए थे। इनके बीच में क्या है, छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। ठीक है, अब मध्य में क्या है, मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। ठीक है, ठीक है, यह सब देखेंगे आप। ये क्या है, दाईं ओर आप देख रहे हैं कि कढ़ाईदार वस्त्र है, महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यह मूर्ति क्या है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाए दिखाया गया है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा से जो मुहरें पाई जाती हैं उनमें किसके चित्र मिलते हैं, तो आपको नोटिस कर लेना है कि जानवरों के चित्र मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब देखो आपको लिख लेना कि भाई किस मिट्टी का यूज करते थे, लाल मिट्टी का, किस रंग का, काले रंग के डिजाइन से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अंडरलाइन या नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक शब्द पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब देखिए पूछा जा सकता है कि कपास की खेती कहाँ पर होती है, तो मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से क्या है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, अब पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तखलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि चांदी के एक फूलदान के ढक्कन कहाँ से पाए गए हैं, कपड़े के टुकड़े कहाँ से पाए गए हैं, तो ये सारे मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जिसको स्पेशलिस्ट आप कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, पत्थर तराशना, मणके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, ये पृष्ठ 26 में आपने इसको देखा होगा। मूर्ति का चेहरा था ना, कितना आकर्षक थी, यानी उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से बनाई गई थी। ये किसी विशेषकार मूर्तिकार के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर भी इस काम में दक्ष थे या करते थे। अब फेन से क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेंगे। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर क्या है, पाए जाते हैं, लेकिन फेन को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसको कैसे करते हैं,
बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को क्या है गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेयन से क्या क्या मनके, चूड़ी, बाल और क्या बर्तन बनाए जाते थे। तो इसको आप देख लेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि फेयन से क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कच्चे माल की खोज, कच्चे माल की खोज करना है। कच्चा माल कच्चे माल की खोज में, ठीक है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की क्या है चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास जो कच्चा माल कहते हैं, जिससे क्या है बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे जो है वो क्या करते थे दूसरे जगहों से आयात करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग क्या करते थे, तांबा का आयात संभवतः आज के राजस्थान से, यानी तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी क्या है तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु है वह टीन। ठीक है, इसका आयात क्या है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से क्या है किया जाता था। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यानी टीन का जो आयात था वो ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप तैयारी कर लेंगे सही से पढ़ के समझ के। अब यहाँ पर देख लेंगे चित्र के द्वारा। ठीक है, अब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, जो नगर में जो रहते थे उनके लिए भोजन क्या है। लोग नगरों के अलावा गाँव में रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले। ठीक है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, संभवतः पानी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। ठीक है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। देखिए आपको ये पूछा जा सकता है कि धौलावीरा कहाँ बसा है। ठीक है, गुजरात में है, खदीर बेद के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता है और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौला नगर क्या है 3 भागों में बटा था। आपसे पूछा जा सकता कि वह कौन सा ऐसा है नगर जो 3 भागों में बटा हुआ था, तो धौलावीरा था आपका। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा की
लेख, मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। अब देखिए ये भी है कि लोथल कहाँ बसा था, गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी है के किनारे बसा है लोथल नगर। ऐसा स्थान बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसी कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से जो बनता है छाप। ठीक है, यानी ये देखिए लोथल का बंदरगाह है। ठीक है, यानी बंदरगाह का मतलब क्या होता है, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नाव रुकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माल चढ़ाया और उतारा जाता था। यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये लोथल का बंदरगाह है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या है, इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम भी होता था। पत्थर के छोटे अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहान पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को क्या है, मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। ठीक है, कितने दिमाग से उन्होंने बनाया था। अब आगे देखेंगे सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसका रहस्य क्या है। ठीक है, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया। विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य लोगों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां भी उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बाद तुम अगले यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कल्पना कर लेना है आपको कि अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब फिर अगर आपने इस वीडियो को देखा है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी प्रकार के एनसीईआरटी चैप्टर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।